हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या पैटर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज ना एक जादू होने वाला है। जादू जादू क्या होता है मैम, यही पूछोगे ना? अरे साइंस साइंस तो एक जादू ही तो है। तो आज हम साइंस करने वाले हैं, वो भी क्लास 9th की। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का साइंस, जिसका आज का हमारा टॉपिक है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा ये मैटर इन सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी चीज़ की मैटर क्या है, कैसे है, जो भी चीज़ हमारे सारे सराउंडिंग्स में है वो सब मैटर है। कोई भी चीज़ जो हमारे सराउंडिंग्स में है वो क्या है? मैटर है। ठीक है, अब मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैज मास, देन इट इज कॉल्ड एज मैटर। कोई भी चीज जिसमें हम स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए क्या हो जाती है? वो सब चीज हमारे लिए क्या है? मैटर है। मैटर्स बहुत छोटी छोटी चीजों से बने हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं एटम। ठीक है, मैटर्स बहुत छोटी छोटी चीजों से बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैटर क्या होता है। एग्जाम्पल, एयर। एयर हमारे लिए एक मैटर है, वाटर हमारे लिए एक मैटर है, चेयर, टेबल, ये सब हमारे लिए क्या है? एक मैटर है। समझ आया? अब एयर कैसे हमारे लिए मैटर हो सकती है, इसको भी तो समझना पड़ेगा ना। तो चलिए देखते हैं। ओके, हमने पढ़ा था कि मैटर जो होता है, मैटर के अंदर जो मैटर सब चीजों से बना हुआ होता है। ठीक है, हमने ये बोला कि एयर जो होता है वो भी मैटर का ही पार्ट है। तो हम इस चीज को एक्सपेरिमेंटली करके दिखाएंगे। ठीक है, अब तुम लोग इस चीज को नॉर्मली ब्लो करो। चल आओ उधर। इसको ब्लो करो नॉर्मली, नीचे रख के थोड़ा सा, जिसे दिख जाए। ये बैलून ब्लो हो रहा है, फूल रहा है ना? फूल रहा है ना? अब मैं इसके ऊपर, यहाँ पे छेद है, दिख रहा है सबको? यहाँ पे छेद है, ये छेद है। ठीक है, मैं चाहे तो इसमें पिन लगा के दिखा सकती हूँ। ये छेद है, ये छेद है। ठीक है, अगर मैं इस छेद को बंद कर दूं, इस पे यहाँ पे फिंगर रखे, अब ब्लो करो, तो क्या ब्लो हुआ? रुको, अब ब्लो करो। नहीं हो रहा ना ब्लो? वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके अंदर जो एयर है उसने पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से ये और स्पेस नहीं ले पा रहा है। समझ आ गया? तो एयर भी स्पेस लेता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैटर होता है उसमें जो एयर है वो भी स्पेस लेता है। ओके, ठीक है। मैटर, स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर तीन तरह की स्टेट्स होती है हमारी: सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। सॉलिड के यहाँ पर देखो, हम अगर फिगर में देख पा रहे हैं तो सॉलिड के जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं वो सारे एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपके चिपके से है, बिल्कुल एक दूसरे से क्या है? क्लोज्ड है। तो दैट मीन्स दे डज नॉट हैव एनी स्पेस, इनके पास स्पेस नहीं होता। ठीक है, लेकिन देखो लिक्विड के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, तो इनके पास थोड़ा सा ज्यादा स्पेस होता है, और गैसेस के पास तो बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है। समझ आया? ओके, अब सॉलिड के पास स्पेस नहीं है, लेकिन सॉलिड के पास फोर्स है। ठीक है, स्पेस तो है नहीं, लेकिन इनके पास क्या है? फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड के पास सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके चिपके रहते हैं, इसलिए। ठीक है, लेकिन लिक्विड में क्या है? वो फोर्स थोड़ी सी कम है तो, लेकिन कम है, सॉलिड से तो कम है। और गैसियस में तो वो फोर्स है ही नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में वो फोर्स है ही नहीं। समझ आया? तो हमारे पास तीन स्टेट ऑफ मैटर होती है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैसियस। सॉलिड जो होते हैं उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनके अंदर स्पेस नहीं होता। लिक्विड हैव द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड, लेकिन दे हैव स्पेस विद इन बिटवीन देम। गैसियस के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। ओके, समझ आया? चलो, नेक्स्ट हमारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ
पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स हमें ये बताती है कि क्या क्या पार्टिकल्स, जो मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज कंसिस्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है कॉन्टिन्यूसली मूविंग की। जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि हमारे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे। ठीक है, चलो दूसरी प्रॉपर्टी में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत 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 छोटे होते हैं। ठीक है, अब ये हम कैसे मान लें कि मैम बहुत छोटे होते हैं, हमने तो देखे नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको भी एक्सपेरिमेंट से करके दिखाती हूँ, तो चले देखते हैं। ओके, हम लोगों को ये पता है, इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत 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 छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे पता करेंगे। मैंने एक ग्लास के अंदर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, तो मैंने इसके अंदर 2 बूंद ये उजाला डाला है। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। ये पूरा का पूरा ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, अब मैं इसके थोड़ा सा पानी ना सिर्फ इसमें डालूंगी, बहुत थोड़ा सा डाला, ये भी पूरा ब्लू हो गया। इससे क्या पता चला कि जो जरा सा पार्टिकल था वो पूरा का पूरा डालने पर इसमें सारा का सारा क्या हो गया, मिक्स हो गया। नेक्स्ट इसको इसमें डाला, थोड़ा सा पानी, देखो कलर डिफरेंस देखा, ये बहुत डार्क था, ये लाइट था, ये और थोड़ा सा लाइट हो गया। ठीक है, अब इसको उठाकर इसमें डाला, देखो इसमें भी कहीं ना कहीं हल्का सा ब्लूइश आ रहा है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हो चुके हैं, बट ये प्योर व्हाइट नहीं रहा है अभी भी। ठीक है, तो ये चीज दिखा रहा है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे 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 हो जाते हैं, और वो इतने ज्यादा छोटे हो जाते हैं कि जो पानी के बीच में स्पेस होता है उनके बीच में आकर सेटल्ड हो जाते हैं। समझ आया, तो ये एक्टिविटी थी कि पार्टिकल्स बहुत 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 छोटे होते हैं। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स जो हमारे हुए वो बहुत बहुत छोटे हुए, तो ये तो हमें समझ आ गया इस एक्टिविटी से। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। दे हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये मैंने अभी आपको बताया कि उनके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो पीछे वाली फिगर में अगर हम जाएं तो मैंने तुम्हें बताया ना कि इसमें दे आर हैविंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ओके ओके, यहाँ पर हमें पता चला कि दे हैविंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमें पता चलेगा यहाँ पर कि इनके बीच में गैप और स्पेस होता है। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं दे हैव द गैप और स्पेस बिटवीन देम। देखो सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड में हमने देखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन स्पेस नहीं होता ही नहीं है, कम क्या होता ही नहीं है, बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल पॉइंट में। लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और स्पेस भी थोड़ा सा कम होता है लेकिन कम होता है। गैसेस में अगर हम बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होती ही नहीं है, लेकिन स्पेस बहुत ज़्यादा होता है उनके बीच में। ओके, आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सॉलिड्स। सॉलिड की अपनी एक फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है, तभी हम उसको सॉलिड कहते हैं। सॉलिड की अपनी एक फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है, तभी हम उसे सॉलिड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग ब्रिक ले लें, या फिर हम लोग चेयर टेबल कुछ भी ले लें, रबर बैंड ले लें, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे सॉलिड्स है। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं सॉलिड की। सॉलिड हैव फिक्स वॉल्यूम, जितनी जगह उन्होंने लेनी थी उतनी ले ली, तो अब वो चेंज नहीं हो सकती उनकी वॉल्यूम जो है। तो सॉलिड की अपनी एक फिक्स वॉल्यूम होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शेप की। सॉलिड की अपनी एक फिक्स शेप होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि सॉलिड फ्लूइड नहीं है, सॉलिड एक रिजिड सब्सटेंस है, तो जिसकी वजह से सॉलिड जो हो सकता है वो फ्लो नहीं कर सकता, और वो एक क्या है, वो एक रिजिड सब्सटेंस है। रिजिड मतलब हो गया एक फिक्स सब्सटेंस है जिसकी अपनी एक शेप और वॉल्यूम है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि सॉलिड जो होता है वो कभी भी कंप्रेस नहीं होता, सॉलिड को हम दबा नहीं सकते। ठीक है, सॉलिड को कितना दबाएंगे, सॉलिड को हम दबा नहीं सकते। सॉलिड क्योंकि ऑलरेडी अपनी एक प्रॉपर फिक्स शेप और वॉल्यूम ले चुका है, तो हम सॉलिड को और दबा
नहीं सकते। नेक्स्ट वी कैन से दैट कि सॉलिड कभी भी कंटेनर फिल नहीं करता। मान लो कि एक कंटेनर है और इसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस रखा है, कुछ भी रखा है, तो इनके बीच में फिर भी थोड़ी बहुत जगह रह जाती है जो गैसियस ऑब्टेन करते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर एक ब्रिक की रख दी, ठीक है, एक ब्रिक रख दी यहाँ पर, तो ये भी क्या है, इसके बाद भी कुछ गैसियस सब्सटेंस आने की जगह इसमें रह जाती है, तो ये पूरा का पूरा कंटेनर फिल नहीं करते। सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। देखो, जो डेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है मास अपॉन वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। तो सॉलिड्स में डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि उनका मास ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट हम चाहते हैं लिक्विड के ऊपर। लिक्विड हमें क्या कहता है, लिक्विड की जो मैटर होती है वो उसकी फिक्स वॉल्यूम्स होती है। जो मैटर है उनकी अपनी एक फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है, तो वो फिक्स वॉल्यूम है उनकी, और उनकी कोई अपना इंडेफिनिट शेप भी होता है। लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम एंड इनडेफिनिट शेप। फिक्स का लिक्विड का कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है। लिक्विड को जिसमें डाल दो वो उसकी शेप ले लेता है। तो लिक्विड हैव इनडेफिनिट शेप, लिक्विड की कोई अपनी शेप नहीं होती है। दैट हैज ऑयल, वाटर एक्सेट्रा, इनके पास ये सब चीजें होती है। लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स अलग शेप है, इनडेफिनिट शेप है, सेम शेप नहीं होती। वी कैन से नो फिक्स शेप, ये भी लिख सकते हैं हम इसके अंदर कि इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। साथ ही साथ हम इसमें लिख सकते हैं इट कैन नॉट फ्लो बिकॉज इट कैन फ्लो बिकॉज इसको फ्लूइड कहते हैं। पानी को हम जहाँ भी खेलते हैं वो वहाँ फैल जाता है, तो इसलिए ये फ्लो है, और इसलिए इसको नाम दिया गया है फ्लूइड्स। सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते थे इसलिए हमने उनको कहा रिजिड, लेकिन लिक्विड फ्लो कर सकते हैं तो इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, फ्लूइड। ओके, लिक्विड को हम ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें मच लगा है, कांट भी कंप्रेस मच, मतलब थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कंप्रेस हम लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस मतलब बिल्कुल दबा नहीं सकते हम, ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विड भी पूरा पानी कंटेनर नहीं भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विड में जो भी पार्ट है, लिक्विड जो है वो क्या करेगा, वो तुम्हारे कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं करेगा। अगर मैं लिक्विड पानी के अंदर शुगर डाल दूं या फिर सॉल्ट डाल दूं, फिर उसको मिक्स कर दूं, तो वो पानी बिखरेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर को जो स्पेस है उसने वो जगह ले ली, ठीक है। तो इसलिए लिक्विड भी कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं करता है। जो भी उसका स्पेस होता है वो कंटेन करता है क्या, वो जो स्पेस होगा वो एयर कंटेन करता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड पूरी तरह से कंटेनर को फिल नहीं करेगा। ओके, अब हम डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी भी कम है सॉलिड से। जो सॉलिड की डेंसिटी होगी उससे उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गैसेस की। गैसेस की ना तो कोई अपनी पर्टिकुलर शेप होती है, ना ही कोई वॉल्यूम होती है। गैसेस की कोई भी अपनी पर्टिकुलर शेप या वॉल्यूम नहीं होती है, ठीक है। तो हम उनको क्या कहते हैं, गैसेस। ये तो हम गैसेस की अपनी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, ना कोई अपनी वॉल्यूम होती है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं गैसेस। एग्जाम्पल में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की कोई पर्टिकुलर शेप होती ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो उनकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, इंडेफिनिट शेप है, ये फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें फ्लूइड कहते हैं। यस, गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। जो एलपीजी, सीएनजी, जो गैसेस हम सिलेंडर में भरते हैं वो कंप्रेस गैस ही होती है, ठीक है। और यस, ये पूरे कंटेनर को भर सकती है, क्योंकि हवा है, हवा तो हर जगह होती है, तो पूरे कंटेनर को भर सकती है। लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि इट डज नॉट हैव मास। इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है क्योंकि इसके पास मास नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या डिफरेंस होगा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, ये हम पढ़ लिए। लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, ना ही गैसेस की कोई फिक्स शेप होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम की कोई फिक्स वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है सॉलिड का वो फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स होता है, लेकिन गैसेस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। सॉलिड रिजिड होते हैं, लिक्विड रिजिड नहीं होते, गैसेस भी रिजिड नहीं होते। फोर्स जो सॉलिड में है वो मैक्सिमम है, लिक्विड में सॉलिड से थोड़ी सी कम है, और गैसेस में तो बिल्कुल ही कम है।
फोर्स के बाद आता है स्पेस। इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो है वो बहुत ही कम होता है सॉलिड के अंदर, फिर थोड़ा सा ज़्यादा होता है लिक्विड में सॉलिड से, और फिर सबसे ज़्यादा जो स्पेस होता है वो होता है गैसेस के अंदर। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड तो बिल्कुल नेग्लिजिबली कंप्रेस होते हैं, लिक्विड थोड़ा हो सकता है कंप्रेस, और गैसेस तो सबसे ज़्यादा ही कंप्रेस होता है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। देखो अब वो क्या कर रहा है, वो तुम्हें यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे तुम्हारा सॉलिड लिक्विड, सॉलिड से अगर तुम लिक्विड में जाते हो, सॉलिड को, किसी भी सॉलिड को अगर तुम्हें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तुम्हें हीट चाहिए होगा, ठीक है। फिर लिक्विड से अगर तुम गैशियस में जाते हो तो तुम्हें फिर से हीट चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम उसको वापस लेकर आते हो तो ठंडा करके आएगा, गैशियस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड के लिए भी उसे हमें ठंडा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमने सॉलिड से लिक्विड में किया हीट करके, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। जो हमने सॉलिड से लिक्विड में किया हीट करके, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। लिक्विड को गैशियस में किया तो हम उस प्रोसेस को करते हैं हीट करके, वो हम कहते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग को हम वेपराइजेशन भी कहते हैं, और मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं। देयर इज अदर नेम एज वेल, ठीक है। अगर मैं गैशियस से लिक्विड में जा रही हूँ कूल करके तो उसको नाम देंगे कंडेंसेशन, ठीक है। गैस को ठंडी करके लिक्विड में करें तो कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड को ठंडा करके जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, या इसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग, ये तो सबको ही पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और बात कर सकते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि अगर हम सॉलिड से सीधा सीधा गैसियस में जाएं, अगर मैं सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में जाती हूँ तो ये क्या होगा, तो तब ये होता है सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में जाना, ठीक है। तो ये होता है सब्लिमेशन। इसके बारे में डिटेल में अभी हम पढ़ने वाले हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। और सॉलिड से गैसियस से अगर सॉलिड में जा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ओके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो स्टेट ऑफ चेंज होता है, मैटर जो चेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ दो वजह से होता है, या तो टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है या फिर प्रेशर की वजह से चेंज होता है। तो हम बात करेंगे टेम्परेचर की वजह से। तो जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो क्या कर रहा है, जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है हीट की वजह से, तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्यूजन, ठीक है। तो मिनिमम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस पॉइंट को कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये समझ आ गया। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉइलिंग, वेपराइजेशन। देखो वेपराइजेशन क्या होता है, जब कोई लिक्विड गैसियस में कन्वर्ट होता है ड्यू टू हीटिंग, हीट होने की वजह से एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। जब वो कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं, एज अ कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है, तो तब हम उसे कहेंगे बॉइलिंग, ठीक है। तो जब कभी कन्वर्जन होता है लिक्विड का गैसियस में हीटिंग की वजह से एट द कांस्टेंट प्रेशर, तो हम उसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडेंसेशन की। जब कन्वर्ट करता है गैसियस टू लिक्विड ड्यू टू द कूलिंग की वजह से, तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, ओके ओके। नेक्स्ट हम करने वाले हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग होता है लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है कूलिंग की वजह से, तो हम उसे कहते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। टेम्परेचर जिस पर हम लिक्विड कन्वर्ट करते हैं सॉलिड पर, उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। नाउ सब्लिमेशन समझते हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है, जब वो सॉलिड से सीधा गैसियस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, बाय हीटिंग, या फिर गैसियस टू सॉलिड होता है बाय कूलिंग, तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पहले एक एक्सपेरिमेंट से आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे होगा, ओके ओके। अब हम देखेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये सबको पता है। तो इसके लिए हम लोगों ने लिया है यहाँ पे कैम्फर, ठीक है, और साथ में कैंडल को अगर हम गर्म करके इसको स्पून पे रखेंगे तो ये सॉलिड से सीधा सीधा गैसियस में कन्वर्ट होगा। अब हम ये देखने वाला है। तो अब हमने जलाई कैंडल, सर से जली कैंडल, जल गई फाइनली,
ओके, ये लीजिए सर, स्पून चम्मच पकड़िए। कैम्फर ये बहुत ज्यादा सॉलिड में है तो मैं इसका चूरा कर रही हूँ। ये विदाउट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होकर सीधा जाएगा गैसियस फॉर्म में। दिख रहा है, दिख रहा है ये धुआं जो उठने लगा, ये किसका है? कैम्फर का। कैम्फर चम्मच में से सीधा डायरेक्ट गायब हो गया, दिख रहा है? तो ये क्या हुआ? डायरेक्टली कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस फॉर्म। क्लियर हो गया? तो ये क्या होता है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन क्या होता है, ठीक है? तो अब उसकी पहले बात करेंगे कि सब्लिमेशन क्या होता है। अभी आपको समझ आ गया? तो चलो हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर की। जो हमारी टेम्परेचर की यूनिट्स होती हैं वो 3 तरह की यूनिट्स होती हैं। वन इज डिग्री सेल्सियस, जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? फ़ारेनहाइट जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं। जो हम थर्मामीटर में वो यूज़ करते हैं ना, तो कभी कोई कहता है ना मेरा 98 डिग्री है, 98 डिग्री सेल्सियस नहीं होता वो, 98 फ़ारेनहाइट है भाई। डिग्री सेल्सियस से पहुंचोगे तो जल जाओगे, बॉयल हो जाओगे। तो 100 डिग्री सेल्सियस में तो बॉइलिंग ही पॉइंट है, तो इसलिए डिग्री सेल्सियस नहीं होता, फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन, केल्विन ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो हर जगह एक्सेप्टेबल होती है। हर एक की स्टैंडर्ड यूनिट वैल्यू होती है, ठीक है? एसआई यूनिट कहते हैं। एसआई यूनिट होता है स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जो हर जगह यूज की जा सकती है, ठीक है? अगर हमें कभी कन्वर्ट करने को आएगा सेल्सियस से केल्विन के लिए, तो हम सेल्सियस प्लस 273 कर सकते हैं, जिसमें हम केल्विन से कन्वर्ट करेंगे, और केल्विन से सेल्सियस में आएगा तो केल्विन स्केल माइनस 273 करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो देखते हैं कोई एग्जाम्पल जिसमें हम कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। तो मेरे पास 32 डिग्री सेल्सियस है और मुझे इसे केल्विन में करना है, तो 32 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना हो जाएगा? 305 केल्विन मेरा हो जाएगा। वहीं अगर मैं केल्विन टू सेल्सियस करती हूँ तो ये होता है 373 केल्विन है अगर मेरा पास, तो 373 माइनस 273 दैट इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? ओके। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? जब भी कोई हीट एब्जॉर्ब की जाती है या रिलीज की जाती है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, तो उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो लेटेंट हीट का मतलब हमारा जो होता है, एक तरीके से लेटेंट हीट जो होती है वो हिडन हीट होती है। हिडन, ठीक है? क्योंकि इसकी वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ता, ठीक है? आपकी जो आइस है वो अभी पानी में कन्वर्ट हो रही है, हुई नहीं है, कन्वर्ट हो रही है, लेकिन उसके लिए भी तो एक हीट चाहिए होगी, तो वो हीट जो होती है वो लेटेंट हीट होती है। जो पानी, आइस पानी में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, उस टाइम पर अगर आप टेम्परेचर मेजर करेंगे तो इट विल रिमेन द सेम, इट वोंट चेंज। तो जो चेंज आ रहा है वो लेटेंट हीट की वजह से आ रहा है, दैट इज नोन एज हिडन हीट। तो इस पे हमारा क्वेश्चन भी है कि लेटेंट हीट की वजह से कभी भी टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि जितनी भी हीट होती है जो सप्लाई की जाती है बॉडी के द्वारा, वो यूटिलाइज हो जाती है स्टेट को चेंज करने के लिए, इसीलिए कभी भी वो क्या करता है? राइज इन टेम्परेचर नहीं करता, वो सिर्फ स्टेट चेंज ही करता है, कभी भी राइज इन टेम्परेचर नहीं करता है। ओके। लेटेंट हीट दो तरह का होता है, लेटेंट हीट बाय फ्यूजन और लेटेंट हीट बाय वेपराइजेशन। जब वो सॉलिड से कंप्लीटली लिक्विड में चेंज करता है तो हम उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब वो कोई भी चीज जो हीट है उसे वो चेंज करता है फ्रॉम द सॉलिड टू द लिक्विड, तो हम उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। दूसरा वेपराइजेशन, जब हीट की वजह से लिक्विड जो होता है कंप्लीटली गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
मतलब हमारी वो जो चेंज स्टेट हो रहा है वो सब लेटेंट हीट की वजह से हो रहा है, जिसमें वो लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इवेपोरेशन की। देखो, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन अलग अलग चीजें होती है, सेम चीजें नहीं होती, ये चीज बहुत ध्यान से समझ लेना। इवेपोरेशन जो होता है वो लिक्विड को चेंज करता है विदाउट रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसको कहते हैं इवेपोरेशन। वेपराइजेशन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पर आने के बाद होता है, और इवेपोरेशन जो होता है बॉइलिंग पॉइंट पे आने से पहले होता है, तो इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे जो हमने कपड़े धोए हैं उसको जो हम सुखाते हैं वो सारे हमारे क्या हो गए, वॉश्ड क्लोथ्स। वो जो सूखता है वो हमारा क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन वो हो गया जिसमें हमने क्या हुआ है, बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे ही पानी इवेपोरेट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कहेंगे इवेपोरेशन। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। वन इज टेम्परेचर। ठीक है, देखो मतलब अगर देखो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है जल्दी चीजें सूख जाती हैं, पानी सूख जाता है। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है कि अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा वाटर वेपर आ गया है तो इवेपोरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा पानी है, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। कपड़े देर से सूखते हैं जब बारिश होती है, क्योंकि ऑलरेडी बारिश के टाइम में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। नेक्स्ट, विंड की स्पीड। अगर विंड की स्पीड बहुत ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक विंड की मदद से, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी जल्दी हो जाएगा। ओके, समझ आया? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है डिफ्यूजन। देखो, डिफ्यूजन जो होता है ये तुम्हारा केमिस्ट्री में भी है और फिर बायो में भी है, बात एक ही है। वो क्या कह रहा है, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। जब दो पार्टिकल्स आपस में मिक्स होते हैं फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन मतलब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की मूवमेंट होने की वजह से, तो हम उसे कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये समझ आया। इसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्मेल ऑफ मैगी। मैगी की स्मेल तो कोई नहीं भूलेगा भाई। ठीक है, तो वो मैगी की स्मेल जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस है। या इंसेंस स्टिक्स। इंसेंस स्टिक मतलब क्या, जो हमने अगरबत्ती जलाई है तो वो हमारा जो होगा वो हमारा इंसेंस स्टिक होगा। अब देखो, डिफ्यूजन जो होता है वो भी ना 3 तरह का होता है। डिफ्यूजन जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है सॉलिड्स में डिफ्यूजन, एक होता है लिक्विड में, और एक होता है गैसेस में। डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन क्या था, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, गैसेस वाला तो सबको याद रहेगा, मैगी की स्मेल जो घर से बाहर निकलती आ जाती है, किसी के घर पे मैगी बन रही है तो वो किस वजह से हो रहा है, वो डिफ्यूजन की वजह से होता है, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स की वजह से होता है। जो गर्म पार्टिकल्स जो होते हैं वो जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में हम बात कर सकते हैं कि जो लिक्विड होता है वो अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो जल्दी मिक्स हो जाएगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है लिक्विड में तो कोई भी चीज़ जल्दी मिक्स हो जाएगी। इसको मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ, तो चलिए देखते हैं। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि जब पार्टिकल्स गर्म होते हैं तो वो जल्दी मिक्स हो जाते हैं, पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करते हैं। तो ये मेरे पास हॉट वाटर है और ये मेरे पास नॉर्मल वाटर है, नॉट अ कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर है। अब मैं दोनों में ना उजाला डाल के तुम्हें दिखाती हूँ। अब देख लो, इसमें उजाला डाला और इसमें उजाला डाला, तुम्हें दिख रहा है कौन सा जल्दी डिसॉल्व हुआ? ये हॉट वाटर वाला जल्दी डिसॉल्व हो गया और ये जो कोल्ड वाटर वाला था वो देर से डिसॉल्व हो रहा है, जबकि अभी तक पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुआ और ये पूरा डिसॉल्व हो चुका है, राइट? तो ये डिसॉल्व क्यों हुआ है, क्यों हुआ है बोलो, तेज से बोलो। हाँ, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो गर्म थे तो ये जल्दी ज्यादा मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से ये जल्दी से मिक्स हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी थ्योरी।
ठीक है, जिसमें जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो चीजें जो पार्टिकल्स जो होती हैं वो ज्यादा जल्दी मूव हो जाती है, मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी थ्योरी हो गया। इसी को हम डिफ्यूजन प्रोसेस में भी देख सकते हैं। लेकिन अब तो समझ आ गया होगा कि टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो किस तरह से डिफ्यूजन जल्दी हो जाता है। अगर गर्म पानी था तो वो जल्दी घुल गया था, और जो ठंडा पानी था या नॉर्मल वाटर था उसमें वो बहुत धीरे से घुल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड्स की। सॉलिड जैसे बहुत दिनों तक चौक से लिखा रह जाए ना बोर्ड के ऊपर, ठीक है, तो वो जो है ना वो रह जाता है, इम्प्रेशन रह जाता है, तो वो है सॉलिड की। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है, क्योंकि वो नेग्लिजिबल स्पेस है उनके बीच में, तो वो पार्टिकल्स उस नेग्लिजिबल स्पेस में घुस गए हैं, जिसकी वजह से वो मिट नहीं पा रहा है। तो ये होगा डिफ्यूजन इन सॉलिड। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं चॉक रिटर्न ऑन द बोर्ड। ठीक है, कोई भी चीज से जरूरी नहीं है चॉक से लिखा हो, व्हाइट बोर्ड पर भी अगर बहुत दिन तक लिखा रह जाता है तो उसको रब करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो दैट वाज अ डिफ्यूजन इन सॉलिड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा। आज ये हमने वन शॉट में चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज टू लाइक शेयर एंड कमेंट।